वो एक पुराना जर्जर हो चुका वीरान बंगला था, जैसे किसी अदृश्य डर को सांसों में कैद किए बैठी थी। उस बंगले के अंदर एक अंधेरा कमरा था और उस कमरे में व्योम एक अजीब काली मशीन पर बड़ी बारीकी से काम कर रहा था। उसके कपड़े मैले पड़ चुके थे, बाल बिखरे हुए और उसके चारों ओर प्राचीन धूल भरी किताबों का अंबार फैला था। हवा में सीलन और किसी अनजानी दहशत की गंध घुली थी। व्योम अचानक उन फटी हुई जर्जर किताबों में कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसके हाथ एक पुरानी काली डरावनी किताब पर रुक गए। एक ऐसी किताब जैसे सदियों से कोई उसके खुलने का इंतजार कर रहा हो। वो उसके पन्ने पलटने लगा और फिर उसकी उंगलियां अचानक एक पन्ने पर थम गई। पन्ने के बीच एक भयावह राक्षस की आकृति छपी थी, इतनी घिनौनी, इतनी डरावनी, जैसे वो चित्र किसी और दुनिया का सच्चा जीव हो। व्योम के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट उभर आई, एक पागलपन से भरी मुस्कुराहट। वो बड़बड़ाता हुआ बोला, अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। उसी समय कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। धीरे धीरे कदमों की आहट भीतर आई। वो पूजा थी, व्योम की कॉलेज की दोस्त। लेकिन व्योम इतना खोया हुआ था कि उसे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो फिर मशीन की ओर झुक गया। तभी पूजा की आवाज कमरे की चुप्पी को चीरती हुई आई। ए व्योम, मुझे आए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, क्या तुम्हें खबर नहीं? व्योम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में डूब चुका हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है व्योम? पिछले 1 महीने से तुम ना तो कॉलेज गए, ना क्लास अटेंड की, ना मुझे फोन किया, ना आर्यन और ना अर्चना को। हम तीनों कितने परेशान थे। फिर मुझे याद आया कि तुम्हारे डैडी का एक पुराना बंगला भी है, तो मैं सुबह तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। और तुमने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? व्योम की आंखों में पागलपन और गहराता गया। वो अजीब अंदाज में चलते हुए पूजा के पास जा पहुंचा। मेरे पापा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनकी सोच कमाल की थी। वो हमेशा एक नई खोज करना चाहते थे, ऐसी खोज जिससे वो दुनिया की सोच बदल दे। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही चले गए। अब मैं उनके सपने को पूरा करूंगा। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं अपनी खोज से चंद कदम दूर हूं। इतना कहकर व्योम का ध्यान फिर मशीन में लग गया और पुरानी किताब को वो पागलों की तरह देखने लगा। पूजा के दिल में एक अजीब सा डर उतरने लगा। व्योम का बर्ताव अब इंसानी नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वो धीरे से पूछ बैठी, आखिर कौन सी खोज कर रहे हो तुम? व्योम ने तुरंत किताब का पन्ना पूजा के सामने रख दिया, जिसमें वो शैतानी चित्र बना था। ये एक प्राचीन किताब है। इसमें छपा हुआ शैतान देख रही हो? ये कोई और नहीं बल्कि हम हैं। पूजा तो जैसे पत्थर बन गई। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस तरह इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया में है, वैसे ही हमारे अंदर जो बुराइयां छुपी होती है ना, वो बुराइयां भी एक शैतान के रूप में एक दूसरे डायमेंशन में फिजिकली अवेलेबल रहती हैं। और मैं उस डायमेंशन का दरवाजा खोलना चाहता हूं। इतना कहकर व्योम मशीन के पास गया और उल्टे सीधे बटन दबाने लगा, जैसे वो पागल हो चुका हो। अचानक मशीन से एक चमकदार सफेद तेज रोशनी निकली। एक भारी धमाका कमरे को हिलाकर गुजर गया। रोशनी सीधे व्योम के शरीर में समा गई, जैसे उसे चीरकर भीतर उतर गई हो। अगले ही पल व्योम के शरीर से काला धुआं उठने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद पड़ने लगीं और वो काला धुआं एक भयानक मानव आकृति में बदल गया। उस आकृति ने पूजा और व्योम को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे अंदर की बुराई हूं, एक फिजिकल रूप में। व्योम पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी।
मैं अपनी खोज में कामयाब हो गया। अब मैं दुनिया को बदल दूंगा। अगले ही पल वो भयानक आकृति पूजा की तरफ मुड़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। पूजा की चीख छूट गई, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। बचाओ, 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 व्योम, बचाओ, बचाओ। व्योम घबराकर चिल्लाया, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी दोस्त है। बेवकूफ, इस दुनिया में जब मैं तुम्हारे मन में था तब तुम मुझे कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे डायमेंशन के दरवाजे से बाहर निकाल दिया है। अब यहां हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। और फिर अगले ही पल उसके लंबे भयानक दांत पूजा की गर्दन में धंस गए। पूजा का शरीर कुछ ही क्षणों में सफेद पड़ गया। उसने अंतिम सांस ली और जमीन पर गिर पड़ी। व्योम की आंखें फटी रह गईं। उसकी आत्मा जैसे टूट गई। ये मैंने क्या कर दिया? और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो कमरा पूजा के खून, मशीन के धुएं और एक नए जन्मे दानों की उपस्थिति से भर चुका था। अगली सुबह चारों ओर एक अजीब भारी अंधेरा छाया हुआ था, जैसे रात अभी गई ही ना हो। अर्चना अपने हॉस्टल के कमरे में गहरी टेंशन में बैठी थी। वो रात भर पूजा का इंतजार करती रही, लेकिन पूजा वापस नहीं आई। पूरी रात का सन्नाटा उसके दिल में किसी अनहोनी का भय भर चुका था। उसने फोन उठाया और व्योम को कॉल किया। नंबर बंद। पूजा को कॉल किया, उसका भी नंबर बंद। उसके हाथ कांपने लगे। थक हार कर उसने आर्यन को फोन लगाया। आर्यन, कल रात पूजा व्योम के पुराने बंगले में गई थी। उसे तो कुछ घंटे बाद लौट आना चाहिए था, लेकिन रात हो गई, वो नहीं लौटी। फोन की दूसरी ओर आर्यन के दिल को धक्का लगा। मैं तुम्हारे हॉस्टल के बाहर बाइक लेकर आता हूं, तुम बाहर ही रहना। अर्चना टेंशन में हॉस्टल के बाहर खड़ी हो गई। अनजाना डर उसके कदमों के नीचे धड़क रहा था। कुछ देर बाद आर्यन बाइक लेकर आया। हो सकता है कि पूजा को रात हो गई हो और वो वहीं रुक गई हो। हाँ, पहले तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया था, लेकिन अब ना जाने क्यों मेरा मन किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा है। आर्यन चुप रहा, क्योंकि वही डर उसके दिल में भी उतर चुका था। अर्चना पीछे बैठी और बाइक सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों उसी पुराने बंगले के सामने खड़े थे। टूटी खिड़कियां, गिरी दीवारें और स्याह सन्नाटे के साथ, जैसे बरसों से किसी जीवित आत्मा ने इसे छुआ भी ना हो। जैसे ही दोनों अंदर गए, एक सड़ी हुई दुर्गंध ने उनकी नाकों पर तेज वार किया, मानो हवा में किसी मृत शरीर की सांसें मिल गई हों। चारों ओर मोटी मोटी मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हर कोने से जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें देख रही हो। बंगले में इतना घना सन्नाटा था कि उनकी अपनी सांसें भी गूंज रही थीं। अर्चना और आर्यन ने पूजा और व्योम को आवाज लगाई, लेकिन वो आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, जैसे बंगला आवाजें निगल रहा हो। कुछ देर बाद वो दोनों उस कमरे तक पहुंचे। वहां भूमि पर पूजा की लाश पड़ी थी। अर्चना की आंखें डर से फैल गईं। आर्यन तुरंत बेहोश पड़े व्योम के पास गया। व्योम, जल्दी उठ, क्या हुआ तुझे? व्योम को होश आया। चेहरा सफेद, आंखों में दहशत जमी हुई। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों यहां से चले जाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ही पूजा को मारा होगा। तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। उसी क्षण कमरे के अंधेरे में दो जलती हुई आंखें चमकी, लाल, भूखी और दानवी। अर्चना डरती हुई बोली, आर्यन, ये कौन है? अगले ही पल वो भयानक राक्षस अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसकी लंबी उंगलियां, झुकी हुई रीढ़ और भारी सांसें कमरे की हवा को चीर रही थीं।
और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो राक्षस अर्चना पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। अर्चना की चीख से कमरा हिल उठा और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया, खून चूस लिया गया। आर्यन चीख पड़ा, आखिर ये है कौन? व्योम रोते हुए, कांपते हुए, टूटी सांसों में सारी घटना बताने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसका हर शब्द मौत की तरफ गिर रहा हो। सब सुनने के बाद आर्यन फुसफुसाते हुए बोला, मैंने तुझसे कहा था, तेरी स्ट्रेंजर थिंग्स की रिसर्च हम सबको बर्बाद कर देगी। अब इसे इसके डायमेंशन में वापस कैसे भेजा जा सकता है? यह सुनकर व्योम की आंखों में पल भर के लिए चमक आ गई। वो मशीन की ओर भागा और उखड़ी सांसों में बटन दबाने लगा। अचानक मशीन से फिर तेज रोशनी निकली और राक्षस की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो झपट कर व्योम और आर्यन दोनों पर टूट पड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दोनों की हड्डियां चटकने लगी। उनकी चीखें बंगले के अंधेरे में खुलने लगी और अगले ही पल दोनों दम तोड़ चुके थे। राक्षस रोशनी में समा गया और मशीन में एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा कमरा उड़ गया और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा बचा। कोई चीख नहीं, कोई सांस नहीं, सिर्फ मौत की गंध। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। दीवारों ने सारी चीखें निगल ली।